सलीमा बेगम का शौहर मरा तो घर वाले शादी पर जोर देने लगे, लेकिन इसने बेटे की खातिर शादी न की तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बेटा सारा दिन गलियों से कचरा उठाता और माँ लोगों की सफाइयां करने लगी और कहती मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा फौजी बनेगा। तो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इनका मजाक उड़ाते और इसके बेटे को चंगड़ कहकर तंग करते। आखिर एक दिन माँ बेटे की मेहनत रंग ले आई और बेटा फौजी ऑफिसर बन गया। सारा मोहल्ला बड़े फख्र से इसके बेटे के इस्तकबाल के लिए इकट्ठा हुआ था कि अचानक सलीमा बेगम के ऊपर कयामत टूट पड़ी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और इसका सलीमा के बराबर में ही इसकी सास बैठी थी और सामने ही कुर्सी पर इसका देवर बैठा मूंछों को ताव दे रहा था। सलीमा ने जब इसकी चुभती नजरों को देखा तो अपना दुपट्टा सर पर और भी जमा लिया। सास कहने लगी, मुझे ये बता कि तुझे इतराज किस बात पर है। कमाला तो तेरे सर पर एहसान कर रहा है। ये चल भाई की बेवा है, इसे सहारा मिल जाएगा। सलीमा ने कहा कि ना अम्मा जी, मुझसे ये इम्तिहान मत लो। मैंने 12 साल अपने शौहर की संगत में गुजारे हैं और इसने जितनी मुझे मोहब्बत दी है मैं अगली सारी जिंदगी इसके नाम पर बड़ी आसानी से गुजार सकती हूँ। सास कहने लगी, अरे कैसे ना तुझसे कहूँ, पहाड़ जैसी जिंदगी है और फिर बेटा भी है। इतना आसान नहीं है बेटे की सारी जिंदगी गुजारना। और मेरे कमाले के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक ढूंढो तो 1000 आएंगी। सास की बात पर देवर ने दोबारा से अपनी मूंछों को ताव दिया था। बड़ी कमीनगी से हंसी वो हंसने लगा, कहने लगा मैं तो एहसान करना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या लगे। सलीमा उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी ना अम्मा जी, मैंने शादी नहीं करनी। सारी जिंदगी अपने बेटे को अच्छा पढ़ाऊंगी, तालीम दिलवाऊंगी, फौजी बनाऊंगी। मेरे जमाल की यही ख्वाहिश थी कि बेटा बड़ा होकर फौजी बने। मुझे तो अब सारी जिंदगी बस जमाल के ख्वाब ही पूरे करने हैं। यह सुनना था कि कमाला गुस्से से खड़ा हुआ और घूरते हुए घर से बाहर चला गया। बाहर जाते हुए इसने बाहर की लकड़ी का दरवाजा बड़ी जोर से मारा था। सास कहने लगी, नाशुक्री औरत है तू, देख लेना एक दिन बड़ा पछताएगी। जितना ही जमाल नरम मिजाज और खुश इखलाकी का मालिक था, इतना ही कमाला बदतमीज और बदलिहाज था। 12 साल सलीमा ने इस घर में गुजारे थे वो कमाल की रग रग से वाकिफ थी। अपनी 2 बीवियों को मार पीट के तलाक देकर छोड़ चुका था। कोई भी औरत इसके साथ रह नहीं सकती थी। अब तो पूरे गांव में कोई भी कमाल को लड़की देने के लिए तैयार न था, क्योंकि वो बिल्कुल वैशी जानवरों जैसा सलूक करता था। लेकिन सास बजिद थी कि सलीमा देवर से शादी कर ले। वो जानती थी कि वो तो इसकी जिंदगी को अजीरन बना के रख देगा, इसलिए जमाल की बेवा बनना इसके लिए आसान था। कमाल को तो वो शुरू से ही नापसंद करती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका इनकार इसकी जिंदगी किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। अगले ही रोज सास ने इसके कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया था। सलीमा के साथ साथ इसका 10 साला बेटा भी उठ गया। कमरे का दरवाजा सलीमा ने नहीं खोला तो सास बड़े खतरनाक तेवर लिए खड़ी थी। कहने लगी, या तो आज शाम को तू कमाल से निकाह करेगी या फिर अपना कहीं और इंतजाम करेगी। मैं तुझे यूं अपने घर में नहीं रख सकती। सलीमा कहने लगी, अम्मा जी ये मेरे शौहर का घर है, मेरा बच्चा है, हम दोनों कहाँ जाएंगे। वो कहने लगी, तेरे पास दिन के 10 घंटे पड़े हैं, अच्छी तरह सोच ले कि तूने क्या करना है। या तो इस घर की छत और 4 दीवारी तुझे मिलेगी, लेकिन कमाल से निकाह की सूरत में, या फिर बाहर का रास्ता। सास गुस्से से ये कहती हुई वहां से चली गई थी। सलीमा रोने लगी थी। एक नजर अपने 10 साला बेटे पर डाली, आंखें बंद की तो शोहर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा, जो खुद भी फौजी था और 10 साल इसने पाकिस्तान के बॉर्डर के नजर कर दिए थे। वो एक शहीद की बेवा थी, भला कैसे किसी और मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेती। इसलिए वो कुछ भी मजीद सोचना नहीं चाहती थी। अपना बैग निकाला और अपने और बच्चे के चंद कपड़े डाले और कहने लगी, चल बेटा, हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने उचाट सी नजर इस पर डाली। जब देखा कि इसने बैग पकड़ा हुआ है तो समझ गई और इसने रुख फेरा था। कहने लगी, जब दर दर की ठोकरें खाएगी तो तुझे अकल आ जाएगी, और अगर कमाल के लिए निकाह के लिए तेरा दिल मान जाए तो फिर मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। सलीमा ने अपने 10 साला बेटे का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। कुछ ही दूर इसका मैका भी था। वालदैन तो थे नहीं, लेकिन भाई भाभी थे। 2 भाई थे, भाभियां थीं, घर भी बड़ा था। इनके गांव में बेटियों को विरासत में कुछ भी देने का रिवाज ना था, और ना ही बेवा को इसके शौहर की विरासत से कुछ मिलता था। बस ससुराल वालों का एहसान होता था अगर वो इसकी बेवा को पाल लें, वरना या तो देवर से शादी करनी पड़ती थी या फिर घर से निकलना पड़ता। वो रोते धोते अपने मैके पहुंची थी।
दरवाजा इसकी छोटी भाभी ने खोला था, लेकिन जब इसके हाथ में बैग और बच्चे का हाथ देखा तो माथे पर तेवरी चढ़ा ली। जरा सा पीछे हट के अंदर जाने का रास्ता दिया। दोनों भाई नाश्ता कर रहे थे। जब यूं बहन को रोते देखा तो अपना नाश्ता छोड़कर इसके पास आ गए। सलीमा ने रोते हुए सास की सारी बात बताई। भाइयों ने इसके सर पर हाथ रखा, कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह लो। लेकिन बड़ी भाभी ने फौरन से कह दिया, कहने लगी, बहुत बड़ा महल है तुम्हारा, जो बहन को भी बीच में रख रहे हो। अरे 5 बच्चे तुम्हारे हैं और 5 ही अरशद के। 10 बच्चों के साथ हमारा गुजारा इस घर में कितनी मुश्किल से हो रहा है, ये तो अच्छी तरह से जानते हो। और मुझे तो इसकी सास की बात इतनी भी गैर मुनासिब नहीं लगी। वो कौन सा इसे धक्के देकर निकाल रही है, यही कह रही है ना कि देवर से शादी कर ले, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा गुनाह है, कर ले शादी। कहने लगी कि नहीं, मैं एक फौजी की बेवा हूँ और इसी की रहना चाहूंगी, इसलिए मैं वहां पर शादी नहीं कर सकती। और कमाल की आदत से आप सब लोग वाकिफ हैं कि वो किस तरह का है। छोटी भाभी कहने लगी, इतना भी बुरा नहीं है, बस तुम्हें तो आदत है नुक्स निकालने की। अरे जिंदगी गुजारनी है, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर सलीमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगी, तो फिर अपनी बहन का रिश्ता कर दो। चंद माह पहले तो कमाला तुम्हारी बहन के पीछे ही पड़ा हुआ था, तुमने क्यों ना रिश्ता दे दिया। इतना कहना था कि छोटी भाभी की तो तलवों पर लगी और सर पर जाकर बुझी थी। कहने लगी, अरशद सुन रहे हो, तुम्हारी बहन की गज लंबी जबान। अरे मैं तो एक पल भी इस औरत को अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये होती कौन है मेरी बहन का नाम इस सारे जहान के आवारा गर्द के साथ लेने वाली। दोनों भाई अपनी बीवियों के सगे थे, इसलिए बहन को ही कहने लगे कि वापस अपने ससुराल चली जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भाइयों की जुबान से ये सुनकर सलीमा रोने लगी थी। कहने लगी थी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा आप लोगों की सिवा और इस घर की सिवा तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर भाभी गलत बात ना कहती तो मैं इसे यूं जवाब ना देती। फिर भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदारा भाई, मुझे बस एक छोटा सा कमरा दे दो, मैं वहीं जिंदगी गुजार लूंगी, पूरे घर का सारा काम भी कर दूंगी, बदले में 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, लेकिन मुझे यूं बेघर ना करो, मैं कहाँ जाऊंगी। भाइयों के दिल तो फिर भी कुछ नरम पड़ गए थे, लेकिन भाभियां बड़ी सख्त दिल थीं। इन्हें बेबस और मजबूर नंद पर जरा भी रहम नहीं आया था। दोनों ने सलीमा का हाथ पकड़ा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। 10 साला बेटा भी इतना बड़ा तो न था कि इनका हाथ रोक सकता। अपनी माँ को ही सहारा देकर कहने लगा कि अम्मा कोई बात नहीं, अल्लाह जी की जात बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं वो काम कर देगा। सलीमा ने बेटे को साथ लगाया और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। कहने लगी, जिस गांव में अपनों के होते हुए भी मैं बेघर ही रहूं, वहां मुझे रहना ही नहीं है। इसी के साथ वो बस में सवार हो गई। जब कंडक्टर ने किराए के पैसे मांगे तो इसने हाथ में पहली वो वाहिद सोने की अंगूठी देखी जिसे जमाल ने इसे मुंह दिखाई के तौर पर पहनाई थी। इसने वो अंगूठी निकाली और कहने लगी, भाई किराया तो नहीं है मेरे पास, बस ये मेरे मरहूम शौहर की निशानी है, इसे अपने पास रख लो। ये कहते हुए वो सिसकने लगी थी। कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, तुम इसे पहने रखो, हम बिना किराए के तुम्हें शहर उतार देंगे। ये सुनकर सलीमा ने तशक्कर भरी निगाह से इसे देखा था। जो इसके सगे और अपने थे उन्होंने तो धक्का देकर घर से निकाल दिया। और ये शख्स कुछ भी नहीं है और इसे बहन कह रहा है, बल्कि भाई होने का हक भी अदा कर रहा है। बिना किराए के ही वो शहर पहुंच गई थी। शहर पहुंचकर इसने इस इलाके की तरफ रुख किया जहां पर बंगले बने हुए थे। एक एक का दरवाजा खटखटाकर वो नौकरी मांगने लगी। कई घरों ने तो इसे बाहर से ही जवाब दे दिया, लेकिन एक घर में इसे नौकरी मिल गई। लेकिन वहां की मालकान का ये कहना था कि जब तक वो काम करेगी इसका बेटा घर पर मौजूद ना हो। वो कहने लगी, मैं अपने बेटे को कहाँ रखूंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने इस घर में काम करना है तो हमारी यही शर्त है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर नहीं रहेगा। ये सुनकर सलीमा परेशान होकर खड़ी हो गई। उस वक्त इसके बेटे बासत ने कहा कि अम्मा, आप ये नौकरी मत छोड़ें, आप ये काम कर लें, 3-4 घंटे की तो बात है, मैं गलियों में घूम फिर कर गुजारा कर लूंगा। जैसी माँ साबिर थी बेटा भी वैसा ही था। सलीमा ने बासित का माथा चूमा और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें एक बहुत बड़ा कामयाब फौजी बनाएगा, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। इसने अपनी माँ के दोनों हाथों को चूमा था और घर से बाहर निकल गया। कहने लगा, अम्मा 3 घंटे बाद मैं आपको इसी दरवाजे पर मिलूंगा। सलीमा का दिल तो नहीं मान रहा था, मगर उस वक्त इसे काम की भी जरूरत थी और बेटे की भी फिक्र थी। बहरहाल इसने अपने बेटे के माथे पर बोसा दिया और फिर कहने लगी कि बेटा, मैं जल्दी काम निपटा कर आ जाऊंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना और कहीं दूर मत निकल जाना। अगर कोई मसला हुआ तो दरवाजे पर दस्तक देना, मैं दरवाजे पर आ जाऊंगी।
इसका बेटा माँ की बात पर सर हिला गया और फिर घर से बाहर निकल गया। ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी और थोड़े थोड़े वक्फे पर बड़े बड़े बंगले मौजूद थे। सलीमा का घर में पहला दिन था। वो अपनी मालकिन का हर हुक्म मानते हुए दिल और जान से इसके बताए गए काम करने लगी। बार बार इसकी नजर दरवाजे की तरफ भी जा रही थी और अपने बेटे की फिक्र भी सता रही थी। आखिर को वो कोई तेज तरार और रास्तों को जानता भी ना था। दोनों ही माँ बेटा इस शहर में नए थे, मगर खैर इसने अपने बेटे को खुदा के हवाले किया और घर के काम काज करने लगी। दिन के 3 बज चुके थे। जब इसने डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सारे झूठे बर्तन उठाए तभी मालकिन कहने लगी, हमारे यहाँ दिन का पका खाना रात को नहीं खाया जाता। जो खाना बच चुका है तुम खुद खा लो और अपने घर ले जाना। ये सुनना था कि सलीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मालकिन का शुक्रिया अदा करने लगी। इसने जल्दी से बचा हुआ खाना और चपाती ली और अपने दुपट्टे के कोने में बांध कर घर से बाहर जाने लगी। इसे 1 घंटे के लिए घर से छुट्टी मिली थी। वो घर से बाहर आई तो आसपास नजरें दौड़ाने लगी। इसका बेटा कहीं भी न था। वो घर से बाहर निकलकर बेटे को आवाज देने लगी। थोड़ा चलकर आगे तक आई मगर इसका बेटा कहीं भी न था। इसे फिक्र सताने लगी थी। कॉलोनी में मौजूद चौकीदार से कहने लगी कि आपने मेरा बच्चा तो नहीं देखा। वो अंदाजे से इसका कद बताने लगी और इसके कपड़ों का रंग बताने लगी। चौकीदार कहने लगा कि कुछ देर तो वहीं था मगर फिर यहाँ से बाहर निकल गया। आगे कहाँ गया मुझे ये नहीं मालूम। ये सुनकर तो सलीमा को तशवीश होने लगी थी। वो भी इन्हीं सोचों में ही गुम थी कि तभी एक तरफ से इसे अपना बेटा आता हुआ दिखाई दिया। सलीमा को देखकर इसके करीब चला आया। सलीमा ने जब बेटे की हालत देखी तो थोड़ी हड़बड़ा सी गई, क्योंकि इसका बेटा पसीने से शराबूर था और हाँफ रहा था। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सुर्ख हो रहा था। सलीमा परेशानी से सवाल करने लगी कि बेटा क्या हुआ है, तुम कहाँ चले गए थे? तो बेटा फौरन मुस्कुराकर कहने लगा कि अम्मा, मैं यहीं पर था। ये साथ नुक्कड़ पर एक परचून की दुकान थी, वहीं पर चाचा से काम मांग रहा था और खुशकिस्मती से मुझे वहां पर काम मिल भी गया। ये सुनकर सलीमा बड़ी ही खुश हुई थी और बेटे का माथा चूमने लगी। माँ बेटे सड़क के किनारे दीवार से टेक लगाए बैठ गए और फिर जो बचा हुआ खाना था खाने लगे। दोनों ही सुबह से भूखे थे और यूं कोफ्ते और बची हुई बिरयानी खाकर तो दोनों सीर हो चुके थे। इसके बाद तो जैसे रोज का यही मामूल होता गया। सलीमा सारा दिन इस घर में काम करने लगी थी और इसका बेटा, जिसने माँ को ये बता रखा था कि वो परचून की दुकान पर काम करता है, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। वो किसी परचून की दुकान पर काम नहीं करता था बल्कि कॉलोनी के बाहर मौजूद कचरे पर कुछ पठान लड़कों के साथ मिलकर कचरा चुना करता था। सलीमा जिस घर में काम करती थी वहां की मालकिन बड़ी ही अच्छी थी और खुश इखलाक थी। इसने जब सलीमा के माजी की बात सुनी तो इसका दिल पसीज गया। वो सलीमा को इसकी मेहनत से जायद रकम देने लगी थी, मगर सलीमा और इसका बेटा इस घर के बाहर ही मौजूद झाड़ियों में दीवार से टेक लगाए सोते थे। सलीमा सारा दिन थकी हारी दीवार से टेक लगाए कुछ देर के लिए सुस्ताने लगती तो इसका बेटा इसकी गोद में सर रखकर सो जाया करता। एक रोज मालकिन ने जब इसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो सलीमा रोने लगी और रोते हुए इसने बताया कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पिछले 2-3 दिन से मैं यहीं आपके घर के बाहर सोकर गुजारती हूँ। ये सुनना था कि मालकिन इसे झिड़कने लगी। कहने लगी कि पागल औरत, जमाना कितना खराब हो चुका है। तुम जवान जहान हो, खूबसूरत हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो फिर क्या बनता? तुम ऐसा करो कि मेरे घर के पिछले हिस्से में एक सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, अपने बच्चे के साथ वहां रह लो। सलीमा तो अपनी मालकिन के पैरों में गिरकर इनका शुक्रिया अदा करने लगी और फिर अपने बच्चे के साथ इस एक कमरे के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। वो सुबह सुबह उठकर मालकिन के यहाँ काम करने लगती और बेटा घर से बाहर निकल जाया करता। इसने इसे एक सरकारी स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था। इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और शाम को परचून की दुकान पर चला जाता। माँ तो यही समझ रही थी कि बेटा परचून की दुकान पर जाता है, मगर जब एक रोज वो मालकिन के कहने पर घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकली तो इसकी जान निकल गई। जब एक कचरे के ढेर पर कुछ बच्चों के दरमियान इसने एक बच्चे को देखा जिसे वो सब चंगड़ चंगड़ कहकर तंग कर रहे थे और कचरा उठाकर इसे मार रहे थे। इसके बावजूद वो बच्चा किसी को पलटकर जवाब नहीं दे रहा था और खामोशी से कचरा चुन रहा था। ये मंजर देखकर सलीमा के दिल को जैसे चुभन सी हुई थी। वो फौरन उस तरफ जाने लगी और इन बच्चों को डांट कर बोली, कितनी बुरी बात है, ये भी तो तुम जैसा ही एक बच्चा है। क्यों तुम लोग इसे परेशान कर रहे हो? किसी की मजबूरी का यूं मजाक नहीं उड़ाया करते। अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं। और अभी इन बच्चों को वो समझा ही रही थी कि तभी इसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। इसके तो गोया सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि ये तो इसका बेटा था। वो कितने ही पल कुछ बोल ना पाई और बेटा शर्मिंदगी से सर झुकाई खड़ा था। इसने फौरन अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगी।
फिर एक तरफ ले जाकर कहने लगी कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर कचरा क्यों चुन रहे हो। सलीमा का बेटा रोने लगा और कहने लगा कि अम्मा, मुझे और तो कोई काम ना मिला, इसलिए मैं कचरा चुनने लगा। इसके बदले में मुझे 150 रुपए मिल जाते हैं। ये सुनकर सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपने ससुराल वालों के लिए इंतहाई बुरा महसूस हुआ था। कैसे जालिम लोग थे। इसका बेटा तो अपने बाप की जायदाद का वारिस था। वो खुद भी अपने बाप की विरासत में हिस्सेदार थी, मगर दोनों ही आज यूं रुल चुके थे। वो अक्सर मालकिन के सामने कहती कि मेरा बेटा तो फौजी बनेगा, मेरा शौहर भी शहीद फौजी था, मेरा बेटा भी फौजी ही बनेगा। तो मालकिन हंसने लगती, कहने लगती, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखा करो। तुम्हारा बेटा तो गलियों में कचरा चुनता है और तुम मेरे यहाँ काम करती हो और ख्वाब देख रही हो कि एक फौजी की माँ बनोगी। इसे अपनी मालकिन का ये ताना बड़ा ही दिल को लगा था, मगर वो कुछ ना बोली। इसे खुद पर और अपने बेटे पर यकीन था। इसने 2-3 और घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो 3-4 घरों में जाकर इनके काम कर दिया करती और रात को चंद घंटे ही वो सुकून से सो पाती थी। वहीं इसका बेटा दिलो जान से मेहनत करते हुए पढ़ाई करने लगा। आखिर वो वक्त भी आ गया जब वो एक फौजी बन चुका था। ये एक तवील अरसा था, कई कुर्बानियां, कितनी मेहनत और कई ताने सुनने के बाद आज सलीमा का बेटा फौजी बन चुका था। मारे खुशी की सलीमा के तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसका बेटा जब फौजी बनकर वर्दी में वापस लौटा था तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। पूरी कॉलोनी इकट्ठी थी, यहाँ तक कि इसके आबाई गांव में भी ये खबर पहुंची थी और गांव वालों ने बकायदा सलीमा के बेटे का पोस्टर बनवाकर गांव के दाखिले पर लगवाया था कि हमारे गांव का लड़का बड़ा फौजी अफसर बन गया है। वहीं सलीमा तो बेटे के सदके वारी जाती नहीं थक रही थी। आज इसकी मेहनत रंग ले आई थी। कॉलोनी वाले बड़े ही रश्क से दोनों माँ बेटे को देख रहे थे। सलीमा का बेटा ज्यादातर वक्त नौकरी पर ही रहा करता था। जो पैसे वो भेजता, इससे सलीमा ने अच्छा घर बना लिया था और फिर खुद भी 3-4 घरों में काम करते हुए इसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि इसने जमीनें खरीदी और वहां पर जमींदारी का काम शुरू करवा दिया था। एक मर्तबा इसके बेटे को आने में काफी दिन लग चुके थे। 7 माह गुजर चुके थे, मगर इसका बेटा वापस नहीं आया था। सलीमा कहने लगी कि बेटा, मैंने इस बार तेरी शादी करनी है, तू ज्यादा सी छुट्टियां लेकर आना, फिर मैं अपनी बहू घर लेकर आऊंगी और तेरी खुशियां देखूंगी। जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं, अगर मैं मर गई तो मेरा ये अरमान सीने में ही दफन हो जाएगा। तो सलीमा का बेटा तड़प उठता, कहता कि ना अम्मा, तुझे तो मेरी उम्र भी लग जाए, तेरे बगैर आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन। यूं ही बातें करते हुए दोनों माँ बेटा रोने लगते। इन दिनों सलीमा के बेटे की नौकरी बॉर्डर पर लगी हुई थी। सलीमा अक्सर कोशिश करती कि रोज ही बेटे से बात हो, मगर पिछले 2 हफ्तों से इसकी बेटे से कोई बात नहीं हो रही थी। दिल था कि बेचैन हुए जा रहा था। इसे फिक्र सी सताने लगी थी। वो हर वक्त बेटे के लिए दुआगो रहती। आखिर इसका बेटा कहाँ रह गया था। आखिर एक रोज इसके बेटे के दोस्त का फोन आया। वो कह रहा था कि आज आपका बेटा घर आ रहा है। तो सलीमा खुश हो गई। इतने अरसे बाद इसका बेटा घर आ रहा था। इसने अपने बेटे की पसंद के खाने बनाए, खुद भी नया जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। वो बड़ी ही खुश दिखाई दे रही थी, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ था। वो अपने बेटे का इंतजार करते हुए खड़ी ही थी कि तभी टीवी पर एक खबर आई, जिसमें इसके बेटे की और 3-4 जवानों की तस्वीर लगी हुई थी। जो खबर इसने सुनी, इसका कलेजा फटने को आया था। न्यूज चैनल पर बताया जा रहा था कि ये चारों नौजवान बॉर्डर पर दुश्मन मुल्क की फायरिंग की वजह से शहीद हो चुके हैं और इनके जस्ते खाकी को इनके इलाकों में भेजा जा रहा है। जब ये खबर सलीमा ने सुनी तो कितनी ही देर सख्ते की हालत में रही। वहीं मोहल्ले वालों ने ये खबर सुन ली थी। इन्हें सलीमा की फिक्र सताने लगी। आखिर को बेवा थी और एक ही बेटा था। न जाने उस पल इसका क्या रद्द अमल होता। पूरा गांव सलीमा के घर पहुंचा था, मगर आगे आकर क्या देखा कि सलीमा तो अपने सहन में लगे हुए गुलाब के फूलों की पत्तियां तोड़ रही है। इसने एक थाल में कई गुलाब के फूल तोड़कर रखे थे। वो रो भी रही थी और लबों पर मुस्कुराहट भी थी कि जब एम्बुलेंस की आवाज दरवाजे पर आई, सलीमा रोते हुए मुस्कुराई और बोली, लोगों, मेरा बेटा आ गया, मेरा शहीद बेटा आ गया। वो यूं ही दौड़कर घर से बाहर निकली और इस एम्बुलेंस पर फूल निछावर करने लगी। ये मंजर देखकर मोहल्ले वाले रोने लगे थे। सलीमा के शहीद बेटे का जस्ते खाकी निकाल कर सहन में रखा गया तो शहीद को देखने के लिए दूर दराज से लोगों का तांता बंध गया। सलीमा रोती आंखों से कह रही थी, मेरा बच्चा वतन का वफादार था। खुदा मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करे। मैं शहीद शौहर और शहीद बेटे की माँ हूँ। इसके बेटे को दफन कर दिया गया, मगर कितने ही दिन तक लोग इसके यहाँ आते रहे। सबकी नजरों में सलीमा का मकाम बहुत बुलंद हो चुका था। कहा जाता है कि इसके बाद सलीमा 2 साल तक जिंदा रही।
بیٹے کی پینشن پر گزارا کرتی رہی۔ مرنے کے بعد گھر، زمینیں یتیم خانے کے بچوں کے لیے وقف کر دی۔